नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपके भूगोल में आपदा से संबंधित बहुत सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूं आपदा से संबंधित। अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। सब लोग याद करना, ठीक है। भले ही थोड़ा समय लगे लेकिन आप लोग अच्छे से सब याद कर लेना। 300 प्रश्न आप लोग याद कर लेना। ये बहुत ही धमाकेदार प्रश्न है। देखो कितना बार यही सब प्रश्न रिपीट करके बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो चलो मैं बताना स्टार्ट करता हूँ। आप लोग वीडियो को पहले लाइक कर दो और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लो। आपको हमेशा वीडियो तो मिलता ही रहेगा ना। देखो, आपका पहला नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार यही सब तो क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो ध्यान से देखो। ऑप्शन नंबर ए देखो, सुनामी जो प्राकृतिक आपदा है। बी नंबर में भूकंप, बाढ़, वो भी प्राकृतिक आपदा है। लेकिन अगर ऑप्शन नंबर हम सी को देखें, आतंकवाद, तो आतंकवाद आपका प्राकृतिक आपदा नहीं है, क्योंकि आतंकवाद मनुष्य के द्वारा फैलाया जाता है, इसलिए हम आतंकवाद को मानव जनित आपदा कहेंगे। बाकी सुनामी, बाढ़, भूकंप ये सब आपका प्राकृतिक आपदा हुआ। यानी कि यह आपदा आएगा तो आपको बताकर नहीं आएगा। जो आपदा आपको बताकर नहीं आती है उसे हम लोग प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे भूकंप हो गया, सुनामी, बाढ़, ये सब आएगा तो हमको बताकर थोड़ी ना आएगा, इसलिए वो आपका प्राकृतिक आपदा हुआ। आतंकवाद आपका मानव जनित आपदा हुआ। अब जैसे अगला क्वेश्चन आपका है 2 नंबर। ये प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। इनमें से कौन मानव जनित आपदा है, तो ध्यान से देखो। सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, ये तीनों आपके मानव के द्वारा ही किया जाता है, इसलिए हम कहेंगे कि सर जी डी नंबर वाला होगा, क्योंकि इनमें से सभी क्या होगा, आपका मानव जनित आपदा होगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन जो आपका है 3 नंबर, काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छा से दिखे, ठीक है। ध्यान से देखो, क्वेश्चन है आपका 3 नंबर की सुनामी का मुख्य कारण क्या है। देखो, सुनामी का मुख्य कारण होता है समुद्र भूकंप का आना। अगर समुद्र में भूकंप आएगा तो समझ लेना सुनामी का वो मुख्य वही कारण होता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर आपका 3 का ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, कितना बार यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। कई बार ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नदियों में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है। नदियों में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है, तो बहुत ही ज़्यादा लोग क्या करते हैं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, तो कोई बी पर, कोई सी पर, कोई डी पर टिक लगाता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, नदियों में बाढ़ आने का मुख्य कारण होता है अगर जल अधिक होगा तभी तो नदी में बाढ़ आ सकता है। वर्षा अधिक होगा तभी नदी में बाढ़ आ सकता है। नदी के तली में अवसाद की जमाव अगर आएगा तभी भी नदी में बाढ़ आ सकती है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आप इसका आंसर क्या टिक लगाएंगे, देखो ध्यान से समझना। बहुत लोग कहेंगे सर जी इसका आंसर सी नंबर होगा, वर्षा की अधिकता, तो हम भी मानते हैं सी नंबर होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होना चाहिए डी नंबर वाला। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ये तीनों के कारण नदियों में बाढ़ आ जाता है, लेकिन बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। जब आपके एग्जाम में है ना ये क्वेश्चंस रहेगा तो आपका ऑप्शन नंबर डी में रहेगा इनमें से सभी। अगर ऑप्शन नंबर डी में देता है इनमें से सभी तो टिक लगाना, नहीं देता है तो डी नंबर पर ही टिक लगा देना, इनमें से कोई नहीं। क्यों, इनमें से सब होगा लेकिन ऑप्शन में दिया ही नहीं है तो हम क्या करें, ठीक है। लेकिन आप लोग ये बात को समझ लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है। देखो, बिहार का जो आपका उत्तरी बिहार है ना, बिहार के यही आपका क्षेत्र है उत्तरी बिहार, जो सबसे ज़्यादा बाढ़ग्रस्त है। यानी कि हमेशा यहाँ पर बारिश मतलब कि बाढ़ आते रहता है। बारिश नहीं आएगी लेकिन नदी के कारण बाढ़ यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। तो याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन भले ही एक बार आपको यहाँ पर दर्शाया गया है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया। कोसी नदी, कोसी नदी को बिहार का शोक हम लोग कहते हैं। आंसर याद रखना आपका सी नंबर वाला होगा। इसमें जितना भी प्रश्न 1 बार 2 बार आपको दिखाई दे रहा है ना, यही ऐसा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में हर साल पूछता है। इससे बाहर से ना एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपके आपदा प्रबंधन से। सबका सब आपदा से संबंधित यहीं से प्रश्न आएगा, बाहर से 1% भी प्रश्न नहीं पूछेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप लोग मेरी बात मानकर याद कर लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो जय श्री राम। अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर की, बाढ़ क्या है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, बाढ़ क्या है, तो बाढ़ आपका एक प्राकृतिक आपदा होता है। बाढ़ क्या होता है, तो बाढ़ आपका एक प्राकृतिक आपदा होता है। क्यों, क्योंकि बाढ़ आएगा तो आपको बताकर थोड़ी ना आएगा कि हम आने वाले हैं, सब लोग सतर्क हो जाए, नहीं, ये अपने आप आता है, बिना बताए आता है। अगला क्वेश्चन है, सूखा किस प्रकार की आपदा है। तो देखो, सूखा भी आता है तो आपको बताकर थोड़ी ना आता है, इसलिए सूखा भी क्या होगा, आपका प्राकृतिक आपदा का। क्योंकि सूखा की जो समस्या है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है।
हर इलाके में कई कई इलाकों में तो सूखा इतना हो जाता है कि मतलब कि जो ज़मीन होती है वो बंजर हो जाती है, कोई भी फसल उगने का नाम नहीं लेता। क्यों? क्योंकि सूखा पड़ जाता है, ज़मीन के बहुत ही अंदर तक ले पानी नहीं मिलता है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है हम लोग अन्न को उगाने में। ठीक है, अन्न को उगाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हम लोगों को। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर है कि सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है। ये जो सूखा आता है, सूखा प्राकृतिक आपदा है, ठीक है, लेकिन सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? क्या सूखा अचानक आ जाता है? बिल्कुल नहीं। सूखा कभी भी आएगा तो धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आएगा। सूखा अचानक थोड़ी ना आता है। अगर आपके एरिया में बारिश नहीं हो रही है तो क्या अचानक बारिश नहीं हो रही है? नहीं। अभी हम लोग देखें तो हम लोग के एरिया में भी बारिश नहीं हो रही है। बारिश मतलब कि लगभग 2 महीना से, मतलब इधर अभी एक भी दिन बारिश कस के नहीं हुई है। यानी कि हम लोग धान बोने के लिए बीज को पहले उगाते हैं, तो बीज के लिए भी बारिश नहीं हुई। हम लोग अपने मतलब पंपू सेट की मदद से हम लोग उसको बो रहे हैं और उसको हम लोग मतलब कि बीज को उगा रहे हैं। यानी कि बारिश नहीं हो रही है, तो धीरे धीरे यह सब का होगा, ये सब आपका सूखा की स्थिति दिखलाएगा। यानी कि धीरे धीरे सूखा की स्थिति आएगा। ठीक है, यही मतलब होता है सूखे की स्थिति, यानी कि धीरे धीरे आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, सूखे के लिए जिम्मेदार कारक कौन है? देखो, जो सूखा पड़ता है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो सूखा के लिए जो इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण जिम्मेदार वो है वर्षा की कमी। वर्षा नहीं होता है, यानी कि बारिश नहीं होता है, तो हर इलाका में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वर्षा नहीं होगा तभी ना सूखे की स्थिति पड़ती है। अगर बारिश नहीं होगा तो किसान कैसे धान को बोएंगे? हमारे एरिया में तो 1% भी बारिश का नाम नहीं है। पता नहीं कि हमारे यहाँ का किसान, हमारे यहाँ का लोग कैसे अन्न को मतलब कि उगाएंगे। हमको भी टेंशन होने लगा है। हमारे घर में भी खेती होती है, हमारे घर वाले करते हैं, तो वहाँ पर भी पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। ठीक है, तो ये समस्या हमारे ही नहीं आपके भी यहाँ है। अगर नहीं है तो कमेंट करके बताओ। ऐसा हो ही नहीं सकता, सबके यहाँ समस्या है वर्षा की। अब देखो, अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर कि सूखे से बचाव का प्रमुख तरीका क्या है? अगर आपको सूखे से बचना है तो उसके लिए आपको कौन सा तरीका अपनाना पड़ेगा? ये भी आपको सोचने वाली बात है, तो बिल्कुल अच्छी क्वेश्चन है। तो पहले अच्छे से समझो, अगर हम सूखे से बचाव करें तो क्या नदियों को आसपास जोड़ दें? अगर नदियों को आसपास जोड़ देंगे तो क्या सूखे की समस्या खत्म हो जाएगी? बाढ़ ही आ जाएगा अचानक, यानी कि बड़े बड़े नदियों को एक साथ लाकर जोड़ दोगे तो। अब बी नंबर में वर्षा का जल संग्रहण करना, सी नंबर में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना। नहीं, ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि वर्षा जल का संग्रहण करना, यानी कि जैसे वर्षा जल का संग्रहण करना मतलब समझते हो ना, जैसे कि हम लोग के एरिया में वो क्या लगाते हैं जिससे किसान मतलब कि खेती बाड़ी करते हैं, जो सरकार के द्वारा लगाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? वही सब मतलब कि होना चाहिए, वर्षा जल संग्रहण होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो अगला क्वेश्चन आपका है 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि महासागर के तली पर होने वाला कंपन को किस नाम से जाना जाता है? देखो, महासागर के तली पर जो होने वाला कंपन है ना, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो सुनामी के नाम से जानते हैं। 1 मिनट, सुनामी होगा? महासागर के तली पर होने वाले कंपन को हम लोग सुनामी के नाम से इन्हें जानते हैं। हाँ, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? हम आपको बता दें, 26 दिसंबर का दिन था 2004 ईस्वी को। पूरे विश्व में सबसे भयंकर सुनामी भारत के बंगाल की खाड़ी में आया था। भारत में ही आया था, वो भी बंगाल की खाड़ी में। बहुत ही ज़बरदस्त वो सुनामी था, क्या गजब का सुनामी था। हम लोग वीडियोस देखते हैं ना, यूट्यूब पर सर्च मारना 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में सुनामी भयंकर आया था, तो आपको वीडियो मिल जाएगा, वो देख लेना, बहुत ही ज़बरदस्त था। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर के भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जानते हैं? तो हम लोग पी तरंग के नाम से जानते हैं। कौन सा तरंग? पी तरंग के नाम से जानते हैं। समझ रहे हो ना? अब देखो अगला क्वेश्चन है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित हम लोग क्या कहते हैं? अधिक केंद्र कहते हैं ना। क्या कहते हैं क्या है? तो अधिक केंद्र कहते हैं। जस्ट अगला क्वेश्चन आपका देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? आपको क्या बताना है
कि भूकंप और सुनामी अगर आए तो इनमें से बचाव का कौन सा तरीका सही नहीं है, सही है नहीं कह रहा, सही नहीं है। देखो आपका ऑप्शन नंबर जो है भूकंप के पूर्वानुमान को गंभीरता से लेना, ये आपके लिए सही है, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कौन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी को देखो, भूकंपरोधी भवनों का निर्माण करना चाहिए, ये भी आपके लिए सही है। गैर सरकारी संगठनों द्वारा राहत कार्य हेतु तैयार रहना, ये भी सही है। लेकिन भगवान भरोसे बैठे रहना, ये तो गलत है ना। अगर बाढ़ सुनामी आएगा तो वहाँ पर आप भगवान भरोसे बैठे रहिएगा कि भगवान आएंगे तो हमको बचाएंगे, भगवान थोड़ी ना बचाएंगे। भगवान आपको खुद हाथ पैर दे दिए, दिमाग दे दिए, सब कुछ दे दिए हैं, तो आप खुद अपनी रक्षा करो या फिर भगवान के ऊपर छोड़ोगे? बिल्कुल नहीं। तो आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर वाला होगा। ठीक है, अगला देखो, अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर है। क्वेश्चन है 17 नंबर की बाढ़ के समय निम्नलिखित में किस स्थान पर जाना चाहिए? देखो बाढ़ के समय में आप किस स्थान पर जाना चाहेंगे? उच्च भूमि वाले स्थान पर, या फिर गांव के बाहर, या फिर जहां है उसी स्थान पर रहेंगे, या फिर खेतों में? अगर आपके इलाका में बाढ़ आया हुआ है तो अगर आप गांव के बाहर जाते हैं तो आपके गांव के बाहर भी ना बाढ़ आई होगी। ऐसा थोड़ी ना कि आपके केवल आपके गांव में ही बाढ़ आया होगा, आपके पूरे इलाके में बाढ़ आया होगा। तो आप नहीं जाएंगे गांव के बाहर, और खेत में जाएंगे तो आप घर से तो ज़्यादा आपके खेत में पानी होगा, कहाँ गड्ढा होगा कहाँ गड्ढा नहीं होगा हमको खुद नहीं पता चलेगा। फटाक से उसमें अगर तैरना नहीं जानते होंगे तो डूब जाएंगे, अगर तैरना भी जानते होंगे तो कितने देर तक पानी में रहेंगे, ये भी गलत है। और जहाँ है वहाँ भी रहेंगे तो पानी धीरे धीरे आ जाएगा। लेकिन अगर हम चाहें तो ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाएं तो वहाँ पर हम बच सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऊंची भूमि वाले स्थान पर पानी को जाने में थोड़ा समय लगेगा। हो सकता है कि वहाँ ज़्यादा धीरे धीरे बारिश खुल जाए या फिर बाढ़ के पानी कम हो जाए, यानी कि वहाँ ज़्यादा पानी को मतलब कि ज़्यादा समय लगेगा, यानी कि वहाँ हम जाएंगे तो हम बच सकते हैं। ये आप लोग कह सकते हो। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन आपका है कितना नंबर? 18 नंबर। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो इंफ्रारेड कैमरा की मदद ली जाती है। ये वाला कैमरा बहुत ही ज़बरदस्त है। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग करते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है पता है? क्वेश्चन कहता है कि आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर प्राथमिक उपचार करना चाहिए। ऑप्शन में दिया ठंडा पानी डालना, गर्म पानी डालना, अस्पताल पहुंचाना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गर्म तो पानी डालेंगे नहीं, एक तो उसका शरीर जला हुआ है और ऊपर में आप और मतलब कि जला हुआ पानी डालेंगे, ये बिल्कुल गलत है। और देखो ऑप्शन नंबर ए में है ठंडा पानी डालना, बी नंबर में अस्पताल पहुंचाना। तो आपको लग रहा होगा कि सर जी अस्पताल पहुंचाना, बिल्कुल आपने सही देखा, लेकिन यहाँ पर प्राथमिक उपचार करना है। प्राथमिक उपचार यानी कि उसकी मतलब कि शरीर आग से जल रही है तो उस समय आप क्या करेंगे? उसको अस्पताल ले जाएंगे या फिर पहले आग को बुझाने की कोशिश करेंगे, यानी कि उसके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे ताकि आग बुझे, फिर इसको हम अस्पताल ले जाएंगे। पहले ये आप सोचेंगे ना, तो आंसर आपका ए नंबर वाला होगा। अगला क्वेश्चन आपका है 20 नंबर। बस्ती या मकान में, यहाँ पर दोस्तों आपका 19 नंबर क्वेश्चन अलग था। 19 नंबर क्वेश्चन था आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या करना चाहिए। तो अगर किसी का शरीर जल रहा हो उसके लिए क्वेश्चन कह रहा है, लेकिन अगला क्वेश्चन 20 नंबर है, ये कह रहा है कि बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? अग्निशामक दल को बुलाना चाहिए, या फिर दरवाजे खिड़कियां लगाना चाहिए, फिर आग बुझाने का इंतजार करना चाहिए? ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है ना। आंसर आपका होगा ए नंबर वाला, अग्निशामक दल को बुलाना चाहिए। यानी कि जो आग बुझाने वाले यंत्र होता है, जो लोग होते हैं उनको बुलाना चाहिए, ताकि बस्ती मकान में आग लगा हो तो वो मतलब कि पानी के फुहारे से मतलब कि आग को बुझो दे, पानी का प्रेशर से आग बुझो दे। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनामी किस स्थान पर आता है? तो सुनामी समुद्र में आता है। सुनामी क्या आता है? सुनामी आसमान में थोड़ी ना आता है, समुद्र में ही ना आता है, बिल्कुल आता है। अगला क्वेश्चन क्या है जी? अगला क्वेश्चन है कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो संचार टावर केबल का टूट जाना। ठीक है, ये आपका होगा ए नंबर वाला, केबल का टूट जाना। क्या सिंपल में याद करना, केबल का टूट जाना। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? देखो जी, आज के ज़माने में देखा जाए तो संचार का जो सबसे लोकप्रिय साधन है वो आपका मोबाइल फ़ोन, लेकिन किताब के अनुसार आपका सार्वजनिक टेलीफोन होगा। लेकिन हम आपको बता दें, अगर आपके एग्ज़ाम में ये प्रश्न आएगा तो कोई एक ऑप्शन होगा, या तो सार्वजनिक टेलीफोन या तो मोबाइल होगा, तो कोई एक ऑप्शन होगा। अगर आपके ऑप्शन में दोनों रहता है तो ध्यान से देखें ना कहीं ऑप्शन में सार्वजनिक टेलीफोन मोबाइल दोनों दिया रहेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा बेहतर है मोबाइल, क्योंकि नेट के द्वारा
द्वारा आजकल इसको हम लोग मोबाइल मानते हैं, लेकिन किताब के अनुसार हम लोग सार्वजनिक टेलीफोन मानते हैं। ठीक है, तो याद रखना। अगला आपका क्वेश्चन है सुदूर संवेदी उपग्रह। सुदूर संवेदी उपग्रह जिसको हम लोग रिमोट सेंसिंग उपग्रह कहते हैं, का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो संसाधनों की खोज के लिए करते हैं। किसके लिए? तो संसाधनों की खोज के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 25 नंबर कि निम्नलिखित में प्राकृतिक आपदा, देखो कौन प्राकृतिक आपदा है? भूकंप। ऑप्शन नंबर डी सी को देखो, भूकंप आपका प्राकृतिक आपदा है। बाकी आग लगना, बम विस्फोटक, रासायनिक दुर्घटना ये सब नहीं है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन आपका है 26 नंबर। प्रश्न कहता है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? देखो अगर आप अपना अगर आप अपना घर एक नया बनवा रहे हैं तो आप अपने घर को आयताकार के रूप में ही बनवाइए। आयताकार के रूप में बनवाएंगे तो भूकंप, बाढ़ इत्यादि मतलब बहुत चीज़ों से राहत मिलेगा। ठीक है, चक्रवात, सुनामी सबसे राहत मिलेगा, क्योंकि भूकंप की आकृति हमेशा आयताकार के रूप में ही होना चाहिए। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन आपका, देखो कहाँ होना चाहिए? अगर आप गांव में हैं तो गांव में करवा सकते हैं, बनवा सकते हैं किसी भी टाइप का घर, लेकिन ये भूकंप संभावित क्षेत्रों के जो इलाका होता है ना, वहाँ पर आपको घर कैसा बनाना चाहिए? तो आयताकार। ऑलरेडी सरकार भी अलाउ करता है आयताकार ही बनाओ, ऐसे बनाने का वो इजाज़त नहीं देती है। ठीक है, उस एरिया में जहाँ एरिया में ये सब होता है। अगला क्वेश्चन है भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है? अनुचित है, उपयोगी, लाभकारी या फिर उचित है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ ठीक है, अनुचित है। अनुचित, उचित नहीं, अनुचित है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर करना चाहिए। आंसर आपका क्या होगा? ग नंबर, समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर करना चाहिए, करना चाहिए। अब देखो अगला क्वेश्चन है आपका कि 29 नंबर की बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है फसलों को, पशुओं को, भवनों को या फिर इनमें से सभी को? तो हम कहेंगे सर जी इनमें से सभी को, क्योंकि जब बाढ़ आता है तो पशु, बहुत ऐसे छोटे छोटे पशु होते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है, फसलें सारे बर्बाद हो जाते हैं, कई भवने ऐसे होते हैं जो गिर जाते हैं ज़्यादा पानी में होते हैं। तो ठीक है, तो सबका मतलब नुकसान होता है ना। और अंतिम प्रश्न है 30 नंबर के कृषि सुखाड़ होता है। कृषि सुखाड़ होता है तो 30 नंबर का आंसर होगा मिट्टी की कमी के अभाव में होता है। ठीक है, देखो जो किसान मतलब कि खेती करते हैं उनके लिए कृषि सुखाड़ हम लोग किसे कहेंगे? तो मिट्टी की नमी में अभाव। अगर मिट्टी की नमी में अभाव है तो कोई भी फसल नहीं उगेगा, कोई भी फसल नहीं होगा। अच्छा ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे बी नंबर वाला आंसर। ठीक है, बस इतना ही था, अच्छे से याद कर लो। यही सब रिपीट करके बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको यकीन नहीं होगा तो कोई भी पेपर उठाकर देखो, अगर इससे बाहर क्वेश्चन पूछा गया हो तो मेरा नाम बदल देना। ठीक है, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सब लोग। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा कमेंट करिए आप लोग।